टॉपिक लास्ट 1.5 मंथ से काफी न्यूज में था। मिक्स्ड मैरिजेस का मतलब होता है अगर इंटर कास्ट मैरिज होता है, इंटर रिलीजियस मैरिज होता है, इंटर रेस मैरिज होता है, तो उसको हम मिक्स्ड मैरिज कहते हैं। कहीं कहीं के डेफिनेशन में वो अगर होमोसेक्सुअल मैरिज होता है उसको भी मिक्स्ड मैरिज कंसिडर करते हैं। तो मिक्स्ड मैरिज जो इंडोगैमी नहीं होता है। इंडोगैमी का मतलब है आप जिस कास्ट में हैं उसी कास्ट में मैरिज करते हैं, आप जिस रिलीजन के हैं उसी रिलीजन में मैरिज करते हैं, आप जिस रेस में हैं उसी रेस में मैरिज करते हैं। तो डेट इज इंडोगैमी। तो ये काफी दिनों से न्यूज में था। न्यूज के पीछे का रीजन था, पहले उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लव जिहाद के लिए लॉ लेके आई। उसका दो ऑब्जेक्टिव था कि आप अगर इंटर रिलीजियस मैरिज करते हैं और उसका सोल पर्पस है कि किसी को कन्वर्ट करना है, देन आपका अरेस्ट होगा, आपको जेल में भेजा जाएगा। अगर कोई फोर्सफुली मास कन्वर्जन करता है जैसे रिलीजन एक्स से रिलीजन वाई में, देन ऑल्सो उसको जेल टर्म होगा और उसको फाइन पे करना होगा। तो ये पूरा लॉ था। उसके बाद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लेके आई, देन हिमाचल, हरियाणा, कर्नाटक, फिर दूसरी स्टेट गवर्नमेंट लाइक गुजरात, आसाम, ये लोग भी सोच रहे हैं कि हम लव जिहाद एंटी कन्वर्जन के ऊपर लॉ लेके आएंगे। जब भी कोई ऐसा टॉपिक आता है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, तो आप उसको इस तरीके से एनालिसिस करना कि किसी रिलीजन को आप पुअर लाइट में मत दिखाओ और गवर्नमेंट को सिर्फ क्रिटिसाइज मत करो। गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया, अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो व्हाट आर द रीजन जिसके वजह से गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया। अगर ये स्टेप गवर्नमेंट का ठीक है तो उसके पीछे जस्टिफिकेशन क्या है। सो जस्ट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज मत करना फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, और किसी रिलीजन को लेके ऐसे हार्श टर्म मत यूज करना। तो एक रीसेंट डेवलपमेंट क्या है, क्यों हम इस टॉपिक को देख रहे हैं, मिक्स्ड मैरिज होता क्या है, रिलीजियस कन्वर्जन क्या होता है, क्यों करते हैं, इंटरफेथ मैरिज का बेनिफिट क्या होगा, जैसे हस्बैंड एक्स रिलीजन को बिलोंग करता है, वाइफ वाई रिलीजन को बिलोंग कर रही है, तो उससे फायदा क्या होगा, लोग क्यों इंटरफेथ मैरिजेस को अपोज करते हैं। अगर आप देखना तो जस्ट 3 to 4% इंडिया में इंटरफेथ मैरिजेस हो रहे हैं, तो बहुत कम है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, एंड इसके लिए हमने एक मॉक क्वेश्चन रखा है मेंस का, तो फिर वो हम सॉल्व करेंगे। तो रीसेंट डेवलपमेंट क्या है, तो सबसे पहले ऑन नवंबर 24, 2020 उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉ लेके आई जिसका नाम था प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियन ऑर्डिनेंस। अब कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, और ये हमें कहता है कि आपको जो रिलीजन को फॉलो करना है आप कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से आपको जो ठीक लगता है उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, बट आपको किसी को कन्वर्ट करने का राइट नहीं है। जैसे मैं हिंदुइज्म को फॉलो कर रहा हूं, आप से बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हो, इस्लाम को फॉलो कर रहे हो, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप मेरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएं। मैं प्रोपोगेट कर सकता हूं अपने व्यू को। मैं आपको बताऊंगा कि देखो मेरे रिलीजन के ये सारे फीचर हैं, आप मुझे बताओगे आपके रिलीजन के ये सारे फीचर हैं। अगर आप मेरे रिलीजन से या मैं आपके रिलीजन से इंस्पायर हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया, तो मैं खुद चेंज कर सकता हूं, बट कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता है। सो रिलीजियस प्रोपोगेशन, आप अपने रिलीजन के इंफॉर्मेशन को, मैसेज को स्प्रेड कर सकते हो, अपने गुरु के मैसेज को स्प्रेड कर सकते हो, बट किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ये ऑर्डिनेंस आया। अब ऑर्डिनेंस होता क्या है, जब पार्लियामेंट सेशन में होता है तो पार्लियामेंट बिल पास करता है और बिल पास करने के बाद वो लॉ बन जाता है। लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। तो ऑर्डिनेंस का मतलब होता है टेम्पररी लॉ। तो जो पावर पार्लियामेंट के पास है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, वो सेम पावर असेंबली के पास है स्टेट लेवल पे। तो अभी उत्तर प्रदेश असेंबली सेशन में नहीं था, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस इशू किया। सो ऑर्डिनेंस इज नथिंग बट टेम्पररी लॉ।
इस लॉ को अपोजिशन हो रहा है दो ग्राउंड पे। एक, कुछ रिलीजियस ग्रुप के अंदर ये फियर क्रिएट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट है, और ये ऑर्डिनेंस रूट के थ्रू लाया गया। पार्लियामेंट इसको असेंबली में हमने प्रोड्यूस नहीं किया, असेंबली में प्रोड्यूस करते हैं। तो जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं, जो लोग इसको अपोज करते हैं, उनके बीच में डिबेट होता और हमें पता चलता कि ओके इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, बट इसको हम बैकडोर से लेके आए, दैट इज ऑर्डिनेंस रूट के थ्रू लेके आए। ऑर्डिनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट रिलीजियस कन्वर्जन, प्रोहिबिट सर्टन टाइप ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन इंक्लूडिंग थ्रू मैरिज। जैसे बहुत न्यूज चैनल ऐसे कह रहे हैं कि लव जिहाद का लॉ है, लव जिहाद का लॉ है। यूपी के ऑर्डिनेंस में कहीं पे भी ये वर्ड लव जिहाद नहीं मेंशन है। इनफैक्ट जो बाकी स्टेट गवर्नमेंट है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, वो जो ऑर्डिनेंस लेके आगे, लव जिहाद कहीं पे मेंशन नहीं है। लव जिहाद प्रोडक्ट है न्यूज चैनल का, लव जिहाद प्रोडक्ट है कुछ पॉलिटिशियन का, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का। ऑफिशियली ये वर्ड कहीं पे मेंशन नहीं है, एंड इसका कोई प्रूफ भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। दिस इज जस्ट स्पेकुलेशन। उसके बाद मध्य प्रदेश भी ये लॉ लेके आई। अदर स्टेट लाइक आसाम, गुजरात, कर्नाटका, they are also thinking to bring law based on love jihad और एंटी कन्वर्जन। लव जिहाद कहीं पे मेंशन नहीं है, ये मीडिया ने इसको मैन्युफैक्चर किया है, सम पॉलिटिकल लीडर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। which require individual to take a special permission if they wish to convert their religion in order to marry under personal law। देखो दो टाइप का मैरिज होता है। एक मैरिज है इंडोगैमी, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड रिलीजन 1 को फॉलो करता है, वाइफ रिलीजन 2 को फॉलो करती है, तो इनके बीच में ये मैरिज नहीं हो पाएगा। बट इंडोगैमी कब होगा? जब हस्बैंड एंड वाइफ ये दोनों सेम रिलीजन के होते हैं। इसके लिए इनका पर्सनल लॉ होता है, जैसे हिंदू का, इस्लाम का, जैनिज्म का, सिखिज्म का, इनका अपना लॉ है कि हिंदुइज्म में मैरिज होगा तो इसके लिए ये सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे, इस्लाम में मैरिज होगा इसके लिए ये सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो जब हस्बैंड वाइफ सेम रिलीजन के होते हैं तो उस केस में उस रिलीजन का रेस्पेक्टिव पर्सनल लॉ एप्लीकेबल होता है। सपोज ऐसा हुआ कि हस्बैंड रिलीजन 1 का है, वाइफ रिलीजन 2 की है, अब तो पर्सनल लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो से वाइफ कन्वर्ट हो जाती है रिलीजन 2 से रिलीजन 1 में। अब दोनों एक ही रिलीजन में हो गए, अब यहाँ पे पर्सनल लॉ एप्लीकेबल होगा। या फिर हस्बैंड कन्वर्ट हो जाएगा रिलीजन 1 से रिलीजन 2 में, दोनों का रिलीजन सेम हो गया। तो या तो मैरिज से पहले आप कन्वर्ट हो जाओ, तो जब आप कन्वर्ट होंगे तो दोनों सेम रिलीजन के हो गए, तो अब फिर से पर्सनल लॉ एप्लीकेबल होगा। तो पर्सनल लॉ कब एप्लीकेबल होता है? जब हस्बैंड वाइफ दोनों सेम रिलीजन को बिलोंग करते हैं। नाउ आप दूसरा केस देखो, जहां पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते हैं और दोनों का इंटेंशन भी नहीं है कि हमें कन्वर्ट करना है। जैसे हस्बैंड हिंदुइज्म को फॉलो कर रहा है, वाइफ इस्लाम को फॉलो कर रही है, और दोनों का ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैरिज के बाद हमें कोई रिलीजन में कन्वर्ट होना है। हस्बैंड को लगता है कि मुझे हिंदुइज्म को फॉलो करना है, आफ्टर मैरिज भी मैं इस रिलीजन को फॉलो करूंगा। वाइफ को लगता है कि मैं इस्लाम को फॉलो कर रही हूँ और आफ्टर मैरिज भी मुझे इस रिलीजन को फॉलो करना है, मुझे कन्वर्ट नहीं करना है। तो ऐसे मैरिज को कहते हैं स्पेशल मैरिज। और इसके लिए एक एक्ट हमने पास किया है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 कहता है कि अगर आपको किसी दूसरे रिलीजन के पर्सन के साथ मैरिज करना है तो यू कैन डू सो विदाउट कन्वर्टिंग योरसेल्फ। और स्पेशल मैरिज जब आप करोगे तो किसी रिलीजन का पर्सनल लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो से यहाँ पे हस्बैंड हिंदुइज्म का है तो वो रिलीजन भी एप्लीकेबल नहीं होगा, वाइफ इस्लाम की है तो वो रिलीजन भी एप्लीकेबल नहीं होगा इनके ऊपर। तो दो टाइप का मैरिज होता है, एक स्पेशल मैरिज है और दूसरा है इंडोगैमी। सो इंडोगैमी विद इन योर रिलीजन, स्पेशल मैरिज हस्बैंड वाइफ आर ऑफ डिफरेंट रिलीजन। तो एंटी कन्वर्जन लॉ है,
इट इज ऑन द लाइंस ऑफ ए स्पेशल मैरिज, उससे भी थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है मैं आगे आपको बताऊंगा। नाउ ये लॉ को हम क्यों लेके आए? गवर्नमेंट जब कोई भी स्टेप लेती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, उसके पीछे कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होता है। हमें उस रीजन को, हमें उस जस्टिफिकेशन को देखना चाहिए। अगर हम उस रीजन जस्टिफिकेशन को नहीं देखेंगे तो फिर क्या होगा कि हम सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, गवर्नमेंट कोई भी स्टेप लेती है तो गवर्नमेंट अपने स्टेप को कहती है कि हमारा स्टेप बहुत हिस्टोरिक है। ऑपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट के सारे स्टेप को क्रिटिसाइज करेगी कि ये एंटी पुअर है, एंटी ह्यूमन है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। नाइदर ऑपोजिशन पार्टी 100% करेक्ट है, नाइदर गवर्नमेंट 100% करेक्ट है। एवरी मूव इज नॉट हिस्टोरिक एंड एवरी मूव इज नॉट रॉन्ग। तो समवेयर बीच में कहीं पे लाई करता है एनालिसिस, तो हमको वो बीच वाला एनालिसिस करना है। तो लॉ लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ऐसा एलिगेशन है कि सम ग्रुप, सम रिलीजियस ग्रुप, वो गर्ल्स को, वुमेन को लर कर रहे हैं इनटू मैरिज एंड देन फोर्सफुली उनके रिलीजन को कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि गर्ल्स के साथ, वुमेन के साथ वो रिलेशनशिप में आते हैं। रिलेशनशिप में आने के पीछे उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि इसके साथ मैरिज करना है, मैरिज करने के बाद इसको कन्वर्ट करना है। ऐसा कुछ ग्रुप्स के ऊपर एलिगेशन है, कुछ ग्रुप्स के ऊपर, कुछ इंडिविजुअल के ऊपर, कुछ रिलीजन के ऊपर। जो लोग पुअर हैं, ट्राइबल हैं, दलित हैं, उनका मास कन्वर्जन होता है। उनसे प्रॉमिस किया जाता है कि देखो अभी आप एक्स रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, आप एक काम करो, वाई रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओगे तो आपका लिविंग कंडीशन इंप्रूव होगा। आप वाई रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओगे तो हमारे रिलीजन में देखो ये सारा पॉजिटिव एस्पेक्ट है और आपको इस वे में बेनिफिट करेगा। तो वो बेचारे भोले भाले लोग होते हैं और हम उनको प्रॉमिस करते हैं, हम उनको फॉल्स एश्योरेंस देते हैं कि अभी आप पुअर हो, उसके पीछे का रीजन आपका रिलीजन है। जैसे कि आप दलित को देखो, उनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया के कुछ पार्ट्स में, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो उनको कहा जाता है कि आप इस रिलीजन को छोड़ के आप दूसरे रिलीजन में आ जाओ, तो आपके साथ अनटचेबिलिटी नहीं होगा, आपके साथ कोई एक्सप्लोटेशन नहीं करेगा। तो उनको भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना के, भोले भाले लोगों को फॉल्स एश्योरेंस देके, जो पुअर है, ट्राइबल है, दलित है, पैसे देके उनसे मास कन्वर्जन किया जाता है। कुछ ग्रुप का ये भी फियर है कि इंडिया में जो माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है वो एक कॉन्स्पिरेसी हैच कर रहा है। और अगर ये प्रोजेक्ट पूरा लव जिहाद वाला, कन्वर्जन वाला सक्सेसफुल हो गया तो हमारा पॉपुलेशन ही कम हो जाएगा एंड माइनॉरिटी ग्रुप का पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी एक रीजन है। अब ये लॉ आया तो इस लॉ को लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तो क्रिटिसिज्म के पीछे का ग्राउंड क्या है, क्रिटिसिज्म के पीछे का रीजन क्या है? पहला, ये फ्री विल के अगेंस्ट है। जैसे कि मुझे किसी एक्स पर्सन के साथ मैरिज करना है, वो कौन से रिलीजन का है, कौन से कास्ट का है, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जब मुझे फर्क नहीं पड़ता तो हु आर यू टू फोर्स मी, हु आर यू टू से मी दैट दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग? सो इंडिविजुअल अगर एडल्ट है तो ये इसका फ्री चॉइस है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको राइट दिया है कि उसको जिसके साथ मैरिज करना है कर सकता है, जहां पे जाके सेटल होना है हो सकता है, जो प्रोफेशन उसको ऑक्यूपाई करना है कर सकता है, मींस ही और शी कैन डू एनीथिंग। सो इट इज अगेंस्ट फ्री विल लिबरल प्रिंसिपल विच इज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वुमेन के राइट को सब्जुगेट किया जाता है। जैसे इसमें ऐसा कहा जाता है कि कुछ ग्रुप कॉन्स्पिरेसी हैच कर रहे हैं, वो वाइफ के साथ, सॉरी, वो लेडीज के साथ, गर्ल्स के साथ वो रिलेशनशिप में आते हैं एंड देन फिर उनको कन्वर्ट करते हैं। तो क्या हम गर्ल्स को ऐसा समझ रहे हैं कि उनके पास विजडम नहीं है? उनके पास भी अपना चॉइस है, उनके पास भी अपना दिमाग है। अगर उनको लगता है कि कोई चीज ऐसा गलत हो रहा है तो वो खुद इसको डिनाई कर देंगे। तो हम क्यों ये पहले ही एज्यूम करके बैठे हैं कि नहीं, उनको ये समझ में ही नहीं आता, और कोई अगर गलत तरीके से उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, सो दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको रिलीजियस राइट्स दिया है, यानी मैं खुद जिस रिलीजन में कन्वर्ट होना चाहूं हो सकता हूं, मैं खुद
जिससे शादी करना है मैं कर सकता हूँ। तो अगर हम ऐसा कोई एंटी कन्वर्जन लॉ लेके आ रहे हैं और मैरिज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। इस लॉ को अगर हम कोर्ट में लेके जाएंगे तो कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगा। मल्टीपल जजमेंट आया है, मैसूर हाई कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट का तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा केस आया है। एक लड़का, एक लड़की, वो विलेज का नाम क्या है मेरे को याद नहीं आ रहा। तो एक लड़का और लड़की गांव में थे। तो लड़का एक्स रिलीजन को बिलोंग कर रहा था, वाई वाई रिलीजन को लड़की बिलोंग कर रही थी। गांव के लोगों ने पकड़ के उनको पीटा और उनको कहा कि ये पूरा लव जिहाद का केस है, कि लड़का इस लड़की को फिर रिलीजन उसका कन्वर्ट करना चाहता था। तो अब क्या हुआ कि पुलिस उस लड़के को अरेस्ट करके ले गई, 1 महीने तक उसको जेल में रखा। लड़की ने कहा कि नहीं, हम लोग एक बर्थडे पार्टी में गए थे, वहां से वापस आ रहे थे, ये मुझे ड्रॉप करने आया था। गांव के जो सरपंच है उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे कोई भी लव जिहाद जैसा केस नहीं है। दोनों के मदर फादर, लड़के और लड़की के, उन्होंने भी कहा कि ऐसा कुछ मैटर नहीं है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि ये कोई लव जिहाद वाला केस नहीं है, आप इनको तुरंत रिलीज करो। तो 1 महीने के बाद हमने उसको रिलीज किया। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि लोगों के अंदर एंड स्पेशली एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के अंदर फियर इरप्ट हुआ है। तो ऐसे लॉ कोर्ट के अंदर स्टैंड नहीं करेंगे। और हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने बार बार ऐसी चीजों को रिजेक्ट किया है। कोई मैसेज कर रहा है तो अभी मैं मैसेज को नहीं देखूंगा, तब मैं जब डाउट सेशन है तब मैं उसको देख लूंगा। सो इट विल नॉट स्टैंड कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकता है। ये फियर क्रिएट, एक रिलीजियस ग्रुप के अंदर फियर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि दिस इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज अगेंस्ट फ्री विल, दिस इज अगेंस्ट लिबर्टी। एक और लॉ का क्रिटिसिज्म है, पार्लियामेंट के अंदर मैं कोई बिल लेके आता हूं, तो जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं, वो लोग डिस्कस करते हैं। बिल का पॉजिटिव पार्ट, बिल का नेगेटिव पार्ट, ये दोनों आता है, हाईलाइट होता है। और फिर जनता को एजुकेशन भी होता है कि वेदर ये बिल गुड है और वेदर ये बिल बैड है। इस बिल को इस अपने ऑडियो को प्लीज म्यूट करना, कोई भी है तो डिस्टरबेंस होता है। तो ये बिल को हम ऑर्डिनेंस रूट के थ्रू लेके आए, विच मींस पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबली में इसके ऊपर कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ। बिल के पॉजिटिव पार्ट, बिल के नेगेटिव पार्ट जनता को पता ना चला। तो ऑर्डिनेंस रूट से जब हम कोई चीज को लेके आते हैं तो कहा जाता है कि ये एक शॉर्टकट रूट है। ऑर्डिनेंस हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों रखा? सो डेट कि जब कोई कंट्री के ऊपर अर्जेंट मैटर होगा या कंट्री जब कोई प्रॉब्लम फेस कर रही होगी, तो उस समय ऑर्डिनेंस इशू करेंगे। तो अभी ऐसा तो कोई अर्जेंसी था नहीं कि हमें ऑर्डिनेंस रूट के थ्रू एंटी कन्वर्जन लॉ लेके आना था। तो इसके लेके भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये एक प्रॉपर सिस्टम, एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा है। सो दिस इज बोथ द साइड ऑफ आर्गुमेंट ऑफ लॉ। लॉ हम क्यों लेके आए और लॉ के पीछे का क्रिटिसिज्म क्या है। सिंगल साइड से कभी भी किसी चीज को मत देखना। एंड डेट ऑल्सो सेंसिटिव इशू लाइक दिस, नाइदर किसी रिलीजियस ग्रुप को एक्यूज करना, मेजोरिटी माइनॉरिटी, हमें फैक्ट बेस्ड एनालिसिस करना है। नाउ मिक्स्ड मैरिजेस होता क्या है? ओके, ये देखते हैं पहले। अभी तक जो किया है उसमें कुछ डाउट है, देन यू कैन आस्क, फिर आगे मैं बताता हूँ। Sir, यस। sir, is the law applicable only if the boy is Hindu and the girl is Muslim, or it's applicable like in all the religions? No, if the marriage is a mixed marriages, if it is say tribal, non-tribal, if it is a boy is Hindu, girl is Muslim, or vice versa, or boy is a Jain, girl is a Buddhist, किसी के लिए भी applicable होगा। Wherever there is a interfaith, interreligious marriage with intention of conversion of girl or conversion of boy also, like if the girl is demanding like I am following X religion, you also get converted into X religion, then we will go for a marriage. So wherever there is a conversion just for the sake of marriage, then this law will be applicable over there. Okay, okay, sir. Yeah.
ओके, तो आगे मूव करते हैं हम। सर एक हेलो सर, हाँ, अगर आपने बताया कि स्पेशल मैरिज के अंदर दोनों लोग शादी कर रहे हैं और कोई भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है, दोनों अपने अपने रिलीजन को रखना चाह रहे हैं, अगर शादी के बाद कोई एक पर्सन, लड़का या लड़की, किसी को फोर्स करते हैं कि भैया नहीं अभी तू कन्वर्ट हो जा, तो वो कौन से लॉ के अंदर एप्लीकेबल होगा? नहीं, स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो सिर्फ मैरिज के लिए है। ओके सर। मैरिज के बाद क्या कंडीशन गवर्न होता है उसके लिए नहीं है। अब सपोज करो मैरिज के 10 ईयर बाद जो वाइफ है वो हस्बैंड के रिलीजन में कन्वर्ट हो गई, तो अब इसका दो इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि वाइफ हस्बैंड के रिलीजन से इन्फ्लुएंस हो गई और ओके फिर सर। कन्वर्ट हो गई, दैट इज वॉलेंटरी। और दूसरा इंटरप्रिटेशन है कि हस्बैंड ने फोर्सफुली अपने वाइफ को कहा कि आप मेरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ। अगर पहला केस होता है, वॉलेंटरली वाइफ कन्वर्ट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया है, आप जिस रिलीजन में चाहें तो कन्वर्ट हो सकते हैं। बट अगर सेकंड सिनारियो होता है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, क्रिमिनल ओके। ऑफेंस। आप अगर फोर्सफुली किसी को रिलीजन में कन्वर्ट करते हो वो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, और वहां पे ये एंटी कन्वर्जन लेजिग्नेशन एप्लीकेबल होगा। मैरिज जो है वो एक सिविल सूट है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ये नहीं आएगा, लेकिन एंटी कन्वर्ट करना किसी को, डेट इज क्रिमिनल ऑफेंस, तो वहां पे फिर ये लॉ आएगा। तो ये जो लॉ अभी हमने बनाया है डेट इज क्रिमिनल थिंग, बट स्पेशल मैरिज एक्ट है या पर्सनल लॉ का एक्ट है, डेट इज सिविल थिंग। तो सिविल मीन्स दो सिटीजन के बीच में रिलेशनशिप को गवर्न करता है, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, फादर एंड डॉटर के बीच में, फादर एंड सन के बीच में, चाइल्ड का एडॉप्शन करना है, डिवोर्स करना है, तो दे आर सिविल थिंग। बट किसी को कन्वर्ट करना, डोमेस्टिक वायलेंस करना, डाउरी लेना, ये सब हो गया क्रिमिनल ऑफेंस। समझे आप? तो और सर एक दूसरा एक ये था, आपने बताया कि भाई मास कन्वर्जन जो है पुअर या ट्राइबल लोगों का, तो एक देखा गया है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर एक जो कॉमन सिनारियो है कि भाई क्रिश्चियनिटी जो है उसमें ऐसा पाया गया है पास्ट में कि भाई वो जो ट्राइबल एरियाज होते हैं वहां जाके अपना क्रिश्चियनिटी प्रमोट कर रहे हैं, उसके बाद में उनको जो भी उसके गुड साइंस है वो दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया अगर आप कन्वर्ट हो जाओगे तो हम आपको, आपका स्टेटस ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा या ऐसे कुछ है। अगर तो गुजरात में ये लॉ एप्लीकेबल होता है और ऐसी कुछ प्रैक्टिस सामने आती है तो वो भी एक सिविल सिविल के अंडर में आएगा? नहीं, वो क्रिमिनल के अंदर आ गया, क्रिमिनल में आ जाएगा। हाँ। ओके सर। आप किसी को भी जैसे फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं, तो फोर्सफुली कन्वर्ट करने का 3 तरीका हो सकता है। एक ओके। फोर्स, आप उसको फोर्सफुली कहो कि देखो तुम कन्वर्ट हो जाओ। अब हाँ फोर्स कैसा हो सकता है? फिजिकल फोर्स हो सकता है, आपने उसको बांध के रखा है। हाँ। फोर्स इकोनॉमिक हो सकता है कि देखो मैं अपने फार्म में तुमको तब तक काम दूंगा जब तक तुम मेरे रिलीजन में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं। सो ओके। फोर्सफुली आप उसको कन्वर्ट करते हो। दूसरा, फ्रॉड के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं कि देखो आप ट्री में बिलीव करते हो, ओके, हमारे रिलीजन में जो गॉड है वो भी ट्री हाँ। है, एक काम करो आप हमारे रिलीजन में आ जाओ, झूठ बोल के। तो पहला हुआ फोर्स, दूसरा हुआ यस। फ्रॉड, और थर्ड हुआ inducement, लालच देके कि ओके मेरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ, आपको मैं 1000 रुपीज दूंगा। तो ये अगर तीनों तरीके से कन्वर्जन होता है, ये क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। ओके सर, थैंक यू सर। ऋतिका, आपने हैंड रेस किया है, कुछ डाउट है आपको? और ऋतिका राठौड़, आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, तो तब तक किसी और को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। सर यस। ये मिक्स्ड मैरिज में ये जो मुस्लिम में ऐसा होता है कि एक पर्सन 3-4 लड़कियों से शादी कर सकता है, वो वाला भी इसमें आ जाएगा? नहीं, वो इसमें नहीं आएगा। वो क्या है? पॉलीगैमी है। पॉलीगैमी मीन्स वन पर्सन कैन मैरी न्यूमरस, कैन हैव न्यूमरस मैरिज रिलेशन। तो वो हर एक रिलीजन का अपना पर्सनल लॉ होता है, इसके अंदर वो कवर होता है। ओके सर। ये मिक्स्ड मैरिज में बताता हूँ, अभी इससे पहले जो हमने रिसेंट डेवलपमेंट किया उसके बारे में कुछ डाउट है किसी को तो आप पूछो। सर यस। सर अगर मैरिज के अलावा जो कन्वर्जन होता है उसके ऊपर कौन सा लॉ होता है? शायद मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था इसलिए नहीं पता चला। नहीं, उसके लिए जो है वो तो डायरेक्ट क्रिमिनल ऑफेंस हो गया कि आपने फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट किया, तो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया और पुलिस एक्शन लेगी आपके अगेंस्ट। ओके सर।
ओके, तो आई थिंक अब किसी को डाउट नहीं है, हम आगे मूव करते हैं। अब मिक्स्ड मैरिज क्या होता है? मैरिज अक्रॉस रेस, जैसे साउथ इंडिया में जो लोग हैं वो द्रविडियन रेस को बिलोंग करते हैं, जो लोग नॉर्थ ईस्ट में हैं वो लोग मंगोलॉइड हैं। तो एक नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ इंडियन के बीच में मैरिज होता है, तो इंटर रेशियल मैरिज है। रिलीजन, एक हिंदू एक मुस्लिम के साथ मैरिज करता है, हिंदू जैन के साथ मैरिज करता है, इंटर रिलीजियस मैरिज हो गया। इंटर कास्ट मैरिज हो गया, से राजपूत क्षत्रिय वो किसी यादव के साथ मैरिज करता है, तो इंटर कास्ट मैरिज हो गया। तो मिक्स्ड मैरिज का डेफिनेशन है मैरिज अक्रॉस रेस, मैरिज अक्रॉस रिलीजन, मैरिज अक्रॉस कास्ट, वो मिक्स्ड मैरिज है। 2005 में इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे हुआ था और उसका डेटा है जस्ट 2.21% ऑफ ऑल मैरिड वुमेन बिटवीन एज ऑफ 15 टू 49 ईयर रिलीजन के बाहर जाके उन्होंने मैरिज किया है, इंटर रिलीजियस मैरिज है। जस्ट लुक एट द प्रपोर्शन, इट इज वेरी लो, 2.21% 2005 में से। उसके बाद 15 ईयर्स हो गया। अभी हो सकता है कि इंडियन सोसाइटी थोड़ा ज्यादा मैच्योर हुआ है, तो मे बी ये 4% होगा, 5%, बट उससे ज्यादा नहीं होगा। अर्बन एरिया में 2.9% है, रूरल एरिया में 1.8% है। अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं वो ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं कंपेयर टू पीपल दोस हु लिव इन रूरल एरिया। रूरल एरिया, वहां पे एजुकेशन का लेवल कम है। रूरल एरिया में लोग ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड हैं और वो अपने सोशल आइडेंटिटी को लेके बहुत पर्टिकुलर होते हैं। जैसे मैं एक्स कास्ट का हूँ, मैं ए रिलीजन का हूँ, मैं इस पर्टिकुलर जेंडर को बिलोंग करता हूं, तो वो अपने सोशल आइडेंटिटी को लेके बहुत पर्टिकुलर होते हैं और वो चाहते नहीं है वो डाइल्यूट हो जाए। लेकिन अर्बन एरिया में ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं तो रूरल एरिया में लोगों के बीच में जो रिलेशन होता है वो सोशल आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है। अर्बन एरिया में लोगों के बीच में जो रिलेशन होता है वो इकोनॉमिक आइडेंटिटी पे बेस होता है। जैसे आपको अपने घर में मेड रखना है, एक लेडी डिमांड कर रही है 1500 लेगी और दूसरी डिमांड कर रही है 1200 लेगी, तो जो 1200 डिमांड कर रही है आप उनको ऐसे मेड की तरह रखोगे। वो किसी भी रिलीजन की है, किसी भी कास्ट की है, आपको मैटर नहीं करता, क्योंकि वो कम पैसे ले रही है। आप ऑफिस जा रहे हो और ऑफिस जाने के लिए कैब शेयर कर रहे हो, किसके साथ कैब शेयर करोगे मैटर नहीं करता, कैब आप इसलिए शेयर कर रहे हो क्योंकि आपका पैसा बचे। तो अर्बन एरिया में हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो मोर इकोनॉमिक इन नेचर होता है, क्योंकि हमें पैसे बचाने होते हैं। रूरल एरिया में हमारा रिलेशन मोर सोशल आइडेंटिटी की तरफ होता है कि ओके आप मेरे रिलीजन के हो तो मैं आपके साथ बात करूंगा, मेरे रिलीजन के नहीं हो तो मैं नहीं बात करूंगा, चलो मैं बात भी करूंगा, आपके साथ खाना नहीं खाऊंगा, आपके घर में मैरिज नहीं करूंगा। 5% ऑफ मैरिजेस इन इंडिया वो इंटरकास्ट मैरिजेस है और ये 2011-12 का डेटा है। 2011-12 के डेटा में एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, जस्ट 5% ऑफ इंडियन वुमेन, उन्होंने ऐसा कहा कि मैरिज में उनका अपना चॉइस मैटर करता था। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम पे मैरिज कैसा होता है कि फैमिली फिक्स कर देती है, अरेंज मैरिज होता है, एंड देन वहां पे लेडी को, वुमेन को पूछा नहीं जाता है कि आपको किसके साथ मैरिज करना है। तो जस्ट 5% ऑफ इंडियन वुमेन है, उनसे कहा गया कि दे हैव सोल कंट्रोल ओवर चूजिंग देयर हस्बैंड, अदरवाइज फैमिली चूज करता है। इंटर रिलीजियस, अगर आप वॉयलेंस देखो, कि मैं जब इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो मैं नेट पे पढ़ा कि अगर आप इंटर फेथ इंटर रिलीजियस मैरिज करते हो तो सोसाइटी बहुत आपको एक्सेप्ट ही नहीं करता है, बहुत डिफिकल्ट तरीके से ट्रीट करेगा। तो और उसका एक एस्पेक्ट है ऑनर किलिंग होता है, या फिर जो हस्बैंड वाइफ डिफरेंट रिलीजन के होते हैं उनके अगेंस्ट वायलेंस होता है, फिजिकल अटैक होता है, फैमिली उनके साथ रिलेशन नहीं रखती है, उनको फिर घर से बाहर, गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इंटर रिलीजियस वायलेंस 2022 में 2017 में 822 था,
2016 में 703 था एंड 2015 में 751 था, और ये डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में दिया है। यानी इंटर रिलीजियस जो मैरिजेस होते हैं उनके ऊपर वायलेंस, अटैक, दिस इज आल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे। नाउ इंटरफेथ मैरिज कौन से रिलीजियस ग्रुप में सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन के अंदर है कि 3.5% ऑफ क्रिश्चियन उनका मिक्स मैरिज है। सिख के अंदर सेकंड है 3.2, देन हिंदूज के अंदर है 1.5 एंड मुस्लिम्स के अंदर है 0.6। तो कौन से रिलीजियस ग्रुप में की वुमेन कितने इंटरफेथ मैरिजेस में एसोसिएट होती है? तो हाईएस्ट इज क्रिश्चियन, सिख, हिंदूज एंड मुस्लिम। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन आप देख सकते हो कि लिविंग स्टैंडर्ड। तो क्रिश्चियन, सिख, हिंदू, मुस्लिम, तो इसको आप इस ऑर्डर में कैटेगराइज कर सकते हो कि क्रिश्चियंस का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर काफी बेटर होता है, देन हिंदू का, देन सिख का, देन हिंदूज का मॉडरेट लेवल पे होता है, एंड देन मुस्लिम का लोअर लेवल पे है। फिर कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा मिक्स मैरिजेस हैं? तो एक पंजाब के अंदर है, डेट इज 7.8%। उसके पीछे का रीजन ये है कि पंजाब के अंदर सिखिज्म रिलीजन मेजोरिटी ऑफ लोग उसको फॉलो करते हैं, और हिंदूज भी वहां पे हैं। तो सिख और हिंदूज के रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बीच में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो एज ए रिजल्ट सिख और हिंदू के बीच में मैरिजेस पॉसिबल है। झारखंड देन 5.7%, आंध्र प्रदेश 4.9%। सो ये टॉप 3 स्टेट्स है जहां पे हाईएस्ट इंटरफेथ मैरिजेस अकर होता है। लोएस्ट कहां पे है? तो बंगाल 0.3, छत्तीसगढ़ 0.6 एंड राजस्थान 0.7। तो ये तीनों स्टेट जो हैं जो इकोनॉमिकली पुअर हैं, जहां पे एजुकेशन लेवल भी कंपैरेटिवली पुअर है। तो मिक्स्ड मैरिजेस और इंटरफेथ मैरिजेस अक्रॉस रिलीजियस ग्रुप एंड अक्रॉस स्टेट्स इन इंडिया। नाउ रिलीजियस कन्वर्जन क्या कहता है? रिलीजियस कन्वर्जन का मतलब ये है कि आप फोर्सफुली किसी का रिलीजन कन्वर्ट करते हो। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 वो हमें गारंटी देता है कि दैट इज अ फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रोपोगेट। प्रोफेस मीन्स जो रिलीजन मुझे एक्सेप्ट करना है मैं एक्सेप्ट करूंगा, प्रोपोगेट मैं अपने रिलीजियस मैसेज को स्प्रेड करूंगा, practice religion and allow all religious section to manage their own affair in the matter of religion. So in short, मुझे जो रिलीजन को फॉलो करना है मैं कर सकता हूँ, मुझे रिलीजन के मैसेज को स्प्रेड करना है कर सकता हूँ, रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है मैं कर सकता हूँ, टेम्पल्स बनाना है, मॉस्क बनाना है, चर्च बनाना है मैं बिल्ड कर सकता हूँ, और रिलीजियस पब्लिकेशन कर सकता हूँ, बुक्स बना सकता हूँ, मैगजीन बना सकता हूँ, वेबसाइट बना सकता हूँ। तो अब मैं अपने रिलीजन के लिए जो चाहे वो कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड ये पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करे। जैसे से मैं कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा हूँ और रोड पे फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा हूँ जिससे ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है, जिससे सोसाइटी को नुकसान होने के चांसेस हैं। से फॉर एग्जांपल मैं क्रैकर को बर्स्ट कर रहा हूँ, एयर पोल्यूशन होने के चांसेस हैं। तो मैं अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन उससे सोसाइटी को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर सोसाइटी को नुकसान होगा तो गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा। तो जिसके लिए देखना, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस को रेगुलेट किया है। सोसाइटी के मोरालिटी को अफेक्ट ना करे। जैसे से मैं कोई फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहा हूँ, उसमें किसी एनिमल को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा कि सोसाइटी के अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आएगा, और वो नेगेटिव फीलिंग ऐसा होता है कि आप अपने गॉड को प्लीज करने के लिए एनिमल जो म्यूट है, जो बोल नहीं पाता है, उसको आप मार रहे हो, उसको आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो मोरालिटी सोसाइटी के वैल्यूज को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा एंड सोसाइटी के हेल्थ को अफेक्ट करेगा। तो हम अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं प्रोवाइडेड पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी इसको अफेक्ट ना करें। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो मास कन्वर्जन पे वर्क करता है, मास कन्वर्जन को रोकता है। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी लॉ नहीं है। डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम एंटी कन्वर्जन लॉ लेके आई है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी यूनिफॉर्म लॉ नहीं है। स्टेट ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए लॉ बनाया।
सो दैट रिलीजियस कन्वर्जन जहां पे फोर्सफुली होता है, फोर्स अगर मैं कहूँ तो फिजिकल फोर्स है, इकोनॉमिक फोर्स है, सोशल फोर्स है। सोशल फोर्स ये कहा जाता है कि आप हमारे रिलीजन को एक्सेप्ट कर लो तो देखना सोसाइटी के अंदर आपका कंडीशन इंप्रूव हो जाएगा, या मैं आपके साथ बैठ के खाना खाऊंगा, मैं आपके घर में मैरिज करूंगा। फ्रॉड, इनको झूठ बोल के रिलीजन कन्वर्ट किया जाता है। एंड थर्ड, इंड्यूसमेंट, दैट इज लालच देके। सो आप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं बट किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज इलीगल, उसके लिए आपको जेल होगा। उत्तर प्रदेश का जो भी प्रेजेंट लॉ है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी को फोर्सफुली गलत तरीके से कन्वर्ट करते हो 5 ईयर का जेल है। अगर वो जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं वो शेड्यूल ट्राइब है तो देन 10 ईयर का जेल है। तो ऐसे मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट लॉ लेके आई है। तो मिक्स्ड मैरिज एंड रिलीजियस कन्वर्जन में कुछ डाउट है तो आप पूछो, देन आगे मूव करते हैं। ओके, आई थिंक कोई डाउट नहीं, हम आगे मूव करते हैं। नाउ इंटरफेथ मैरिज हो रहा है, से हस्बैंड रिलीजन ए को बिलोंग करता है, वाइफ रिलीजन बी को बिलोंग करती है। इसके फायदे क्या हैं? तो एक फायदा ये है कि सोशल कल्चर एसिमिलेशन होता है ऑफ कम्युनिटी, दैट इज अ मिक्सिंग ऑफ कम्युनिटी होता है एंड इट फैसिलिटेट बेटर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। सपोज करो जो इंटरफेथ मैरिजेस होते हैं तो वहां पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग कर रहे हैं तो दे विल बिकम मोर टॉलरेंट टुवर्ड्स ईच अदर रिलीजन। लेकिन अगर मैरिज इंटरफेथ नहीं है तो हम क्या होता है कि रिलीजियसली आइसोलेटेड हो जाते हैं। हमें लगता है और हमें सिर्फ अपने रिलीजन के बारे में नॉलेज ज्यादा पता होता है, दूसरे रिलीजन के बारे में पता नहीं होता है। तो सोशल कल्चर एसिमिलेशन में हेल्प करेगा और डिफरेंट रिलीजन को सोसाइटी में इंटीग्रेट करेगा। कोई भी रिलीजन मार्जिनलाइज नहीं अपने आप को फील करेगा। फैमिली ज्यादा सेंसिबल हो जाएगा, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। जो चाइल्ड बॉर्न होते हैं इंटरफेथ मैरिजेस से वो भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे। पर्सन विल बिकम मोर टॉलरेंट एंड मॉडरेट इन हिज बिलीफ सिस्टम, हिज और हर बिलीफ सिस्टम, बिकॉज जो ओपन माइंडेड है वो इंटरफेथ मैरिजेस में जाता है, इंटरफेथ मैरिजेस को सपोर्ट करता है। तो दैट पर्सन विल बिकम मोर टॉलरेंट और उसका बिलीफ रेडिकल बिलीफ नहीं होगा, मॉडरेट बिलीफ होगा। हम दोनों रिलीजन के बेस्ट चीजों को एक्सेप्ट करेंगे और जो उसके अंदर खराब चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं, उसको डिस्कार्ड करेंगे। फेस्टिवल्स को हम सेलिब्रेट करते हैं तो जिससे सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड हैप्पीनेस मिलता है। हमें एक चीज ध्यान देना चाहिए कि रिलीजन क्या होता है, उसका पर्पस है हमारे लाइफ को हैप्पी करना। हम अपने लाइफ को किस तरीके से जिए, हम अपने लाइफ को किस तरीके से गवर्न करें। तो रिलीजन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है हमारे लाइफ को गवर्न करने के लिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिलीजन के रूल्स एंड रेगुलेशन हमें परेशान करें, हमें इनकन्वीनियंस। रिलीजन के रूल्स एंड रेगुलेशन हमें परेशान करें, रिलीजन के रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करें। रिलीजन एक टूल है हमारे लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी लाने का, हमारे लाइफ के अंदर हैप्पीनेस लाने का, हमारे लिए साइकोलॉजी सिक्योरिटी लाने का। बट अगर हम रिलीजन को फॉलो करना ही अपने लाइफ का सोल एम्बिशन मान लेते हैं तो देन वी विल बी इनटू सीरियस ट्रबल। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है रिलीजन के अंदर भी चेंज होना चाहिए, मॉडरेट बिलीव होना चाहिए। 16th सेंचुरी में रिलीजन के अंदर जो प्रैक्टिसेस थी वो 21st सेंचुरी में आप फॉलो नहीं कर सकते। अगर फॉलो करेंगे तो रिलीजन आपका आउटडेटेड हो गया। इट विल रिजल्ट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन रिलीजन एज ऑल रिलीजन वेयर सपोज टू बी फॉर यूनिवर्सल पीस। आप किसी भी रिलीजन टेक्स्ट बुक का मैसेज देखो, वो ऐसा नहीं करते हैं कि हमारा रिलीजन जो है सुप्रीम है, हमारा रिलीजन जो है वो दूसरे रिलीजन के लोगों से बेटर है। नो, दे रेस्पेक्ट ईच रिलीजन और उनका कहना है कि रिलीजन जो है वर्ल्ड में पीस लेके आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा, सबके लिए बेनिफिट लेके आएगा। हमारा थॉट एंड पर्सपेक्टिव लिमिटेड नहीं होगा, लेकिन अगर हम सिर्फ एक ही रिलीजन के लोग के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा थॉट एंड पर्सपेक्टिव लिमिटेड रहता है।
और इंडिविजुअल ज्यादा एडजस्टिंग हो जाएगा अगर इंटरफेथ मैरिजेस होता है, बिकॉज दोनों रिलीजन के बेस्ट प्रैक्टिसेस को उसने अडॉप्ट किया और उसको लगा कि ओके, जितना हमने इनके बारे में सुना था वो ऐसे नहीं है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, हमें बताया जाता है कि देखो उस रिलीजन के लोग ऐसे होते हैं, उस स्टेट के लोग ऐसे होते हैं, वहाँ के लोग ऐसे होते हैं। हम उनसे मिले भी नहीं हैं और हमें गलत इंफॉर्मेशन मिला या पार्शियल इंफॉर्मेशन मिला, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिला, और उससे क्या करते हैं, हम अपना एक व्यू पॉइंट बना लेते हैं। फिर हम अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को ये मैसेज कन्वे करते हैं। लेकिन जब हम एक्चुअली हम लोगों के साथ मिलेंगे तो हमें पता चलेगा नहीं, इनके बारे में जो कहा गया था वो सही नहीं है। देयर में बी एक्सेप्शन, कि जैसे कि कुछ लोग इस रिलीजन के खराब हो सकते हैं। सारे लोग कैसे खराब हो सकते हैं, या कुछ लोग इस रिलीजन के अच्छे हो सकते हैं, सारे लोग कैसे अच्छे हो सकते हैं? तो दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो जब हम मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तभी तो हमारा परसेप्शन चेंज होगा। अभी हम इंटरेक्ट करते ही नहीं है और उससे पहले ही एक परसेप्शन बना के चलते हैं कि उस रीजन के लोग ऐसे होंगे, होते होंगे। इंटरफेथ मैरिजेस को लोग अपोज क्यों करते हैं? से इंटरफेथ मैरिजेस, इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर रेस मैरिज और होमोसेक्सुअल मैरिजेस, गेस के बीच में, लेस्बियन के बीच में, सोसाइटी इसको इसलिए अपोज करता है क्योंकि मैरिजेस जो है अभी तक होते थे बॉय और गर्ल के बीच में, दो बॉय और दो गर्ल एक मैरिज करेंगे तो ये सोसाइटी के एक रूल को ब्रेक करता है, और जब सोसाइटी के रूल को कोई ब्रेक करता है ये किसी को ठीक नहीं लगता और उनको अपोजिशन होता है। सोसाइटी जा रही है दिस डायरेक्शन में, आप अगर उसके उल्टा डायरेक्शन में जाओगे तो देखना यू विल फेस अपोजिशन। जिस फ्लो में सोसाइटी जा रहा है अगर आप उस फ्लो में जा रहे हो, यू विल नॉट फेस एनी अपोजिशन, एवरीबडी विल अप्रिशिएट यू। सो अरेंज मैरिज नॉर्म है, एक नॉर्मल सा थिंग है, एवरीबडी डू दिस, बट इंटरफेथ इंटरकास्ट मैरिज ये सेंसर अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जस्ट 5% इंडिया में मैरिजेस जो है वो इंटरकास्ट हैं, 2% मैरिजेस जो है इंटरफेथ है। तो टुगेदर मैं लेता हूं तो डेट इज 8%, बट 92% ऑफ मैरिज इंडिया में अरेंज्ड मैरिज है और सेम कास्ट के अंदर है। तो जो चीज नॉर्म है उसको ज्यादा ऑपोजिशन नहीं मिलेगा, लेकिन जहां पे आप सोसाइटी के रूल्स के अगेंस्ट जाओगे यू विल फेस प्रॉब्लम। इंडियंस इंडोगैमी को प्रैक्टिस करते हैं, that is a marriage within social unit। इसका मतलब है जैसे रिच क्लास है तो वो रिच क्लास के साथ ही उसका मैरिज होगा। आप मूवीज के अंदर देखना, पुरानी मूवीज जो 90s की होती थी, से लड़का होता था वो पुअर होता था, लड़की होती थी बहुत रिच होती थी, या वाइस वर्सा, तो उनके फैमिली इस मैरिज को रजिस्ट करते थे। दूसरा होता है कि मैरिज सेम कास्ट के बीच में होता है, मैरिज सेम रिलीजन के बीच में होता है, तो इसको हम कहते हैं क्लोज सोशल यूनिट। तो इंडिया में जितने भी इंटरेक्शन होते हैं वो क्लोज्ड सोशल यूनिट के अंदर होता है। तो इंडोगैमी को हम प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए अगर कोई इंटरफेथ या इंटर रिलीजियस मैरिज करता है तो हम उसको अपोज करते हैं। मैरिज दो इंडिविजुअल के बीच का मैटर नहीं है, मैरिज फैमिली प्रेस्टीज के साथ लिंक है, और स्पेशली गर्ल्स का मैरिज तो फैमिली प्रेस्टीज के साथ ही लिंक है। तो अगर सपोज करो मेरे घर की कोई लड़की है वो किसी और के साथ शादी कर लेती है, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये उसके लाइफ का चॉइस है, उसको जिसके साथ मैरिज करना है वो करेगी। मैं ये सोचता हूँ कि नहीं, ये तो मेरे घर की इज्जत थी, अब वो दूसरे घर में चली गई तो यानी जैसे कि अब मैं अपर कास्ट का हूँ, मेरी डॉटर ने किसी लोअर कास्ट के साथ मैरिज कर लिया, मेरा कास्ट अब डाइल्यूट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम हमेशा मैरिज को प्रेस्टीज के साथ लिंक करते हैं, बट वी डोंट कंसिडर मैरिज एज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू कंसेंटिंग एडल्ट इंडिविजुअल। रिलीजन को ऐसे एंड की तरह देखते हैं, बट रिलीजन को हमें मीन्स की तरह देखना चाहिए। रिलीजियंस मीन है, रिलीजन वे आउट है हमारे लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं देखते हैं। हम रिलीजन को ऐसे एंड की तरह देखते हैं कि नहीं, रिलीजन से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, बट वो क्यों बनाया गया रूल्स एंड रेगुलेशन, नहीं, वो हमें नहीं सोचना है। रिलीजन का पॉलिटिकाइजेशन होता है, जब हम रिलीजन को पॉलिटिक्स में लेके आएंगे तो पॉलिटिकल पार्टी रिलीजन को एक्सप्लॉइट करेगी पावर गेन करने के लिए, और वहां पे रिलीजन का मिस इंटरप्रिटेशन होगा। तो रिलीजन को जितना हो सके हमें
पॉलिटिक्स से सेपरेट करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने बार बार ये कहा है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शुड स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल पार्टी शुड स्टे अवे फ्रॉम रिलीजन। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक लैंडमार्क स्टेप लिया था। आप इलेक्शन का रैली, इलेक्शन स्पीच आप किसी टेम्पल में, मॉस्क में, गुरुद्वारे में आप नहीं दे सकते जो रिलीजियस प्लेस है। डिफरेंट कॉन्स्पिरेसी थियरी फ्लोट कर रहा है कि एक्स रिलीजन के लोग हमारे कास्ट, हमारे रिलीजन के लोगों के साथ मैरिज कर लेते हैं और वो अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। अभी से 50 साल 60 साल बाद उनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और हमारे पॉपुलेशन से एक्सीड कर जाएगा। तो ये मल्टीपल कॉन्स्पिरेसी थियरी है और रिलीजन के बीच में मिसट्रस्ट है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है। जैसे कि मैं आपको ट्रस्ट करता हूँ, आप पे बिलीव करता हूँ, आप आते हो कुछ गलत काम भी कर देते हो तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं ना, पास्ट में इसने तो सारा अच्छा काम किया था, एक गलत काम किया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको ट्रस्ट नहीं करता हूँ, आप कुछ अच्छा काम भी करोगे तो मैं कहूंगा यार आज ये बहुत ज्यादा गुडी गुडी साउंड कर रहा है, अच्छे से बिहेव कर रहा है, हो सकता है कुछ इसका इंटेंशन हो, मुझे अवेयर रहना चाहिए। तो अभी क्या हुआ कि जो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप हैं, डिफरेंट कास्ट ग्रुप है, उसके उनके अंदर पहले से ही मिसट्रस्ट है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कुछ भी छोटा सा भी इशू आ जाता है तो उनको लगता है कि हाँ सही में ये रिलीजन वाले लोग जो हैं वो कॉन्स्पिरेसी करते होंगे और हमें इससे बच के रहना चाहिए। सो दिस इज अपोजिशन टू इंटरफेथ मैरिज एंड दिस इज बेनिफिट ऑफ इंटरफेथ मैरिज। तो इन दोनों में कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। सर यस, ये बेनिफिट है उसमें हम एक लाइन ऐड कर सकते हैं ना सर कि ये इंटरफैमिली जो मैरिज होते हैं ना उससे कुछ वो डोरमेंट जीन का एक है कि एबल जो प्रॉब्लम होता है जेनेटिकली कुछ एक ही जीन आगे बढ़ता है तो हाँ कह सकते हैं कि मिक्सिंग ऑफ जीन होता है, कह सकते हैं। जी सर। यस सर दूसरे पॉइंट में समझ गया है, इंडियंस नॉर्मली प्रैक्टिस इंडोगामी। इंडोगामी मीन्स मैरिज सेम कास्ट में, सेम रिलीजन में उसमें होता है तो उसको इंडोगामी कहते हैं। ओके सर, ठीक है, और कुछ डाउट किसी को? सर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रियलाइजेशन है वो क्या है सर? ये मैंने बताया था ना कि पॉलिटिकल पार्टी रिलीजन को यूज करती है। कुछ और डाउट किसी को? ओके, तो आगे हम प्रोसीड करते हैं। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है रिलीजन के बारे में, मैरिज के बारे में? तो आर्टिकल 21 है, दैट इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ये कहता है कि आपको अपना लाइफ डिग्निफाइड वे में जीना है, उसके लिए जो भी आपको करना पड़े आप कर सकते हो। तो यू हैव राइट टू लिव योर लाइफ विथ डिग्निटी। अगर डिग्निटी के साथ आप अपने लाइफ को नहीं जी रहे हो तो वो है एनिमल एग्जिस्टेंस। देन आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 है, वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आप अपने कोई भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हो, आप एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो सकते हो, अपने रिलीजन के मैसेज को स्प्रेड कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो। सो दिस इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैटेगोरिकली से कहता है कि अगर कोई एडल्ट है उसको किसी के साथ मैरिज करना है, स्टेट को कुछ भी, स्टेट यानी गवर्नमेंट को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और अगर वो एडल्ट हैं तो वो कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब जो लॉ हम लेके आए हैं, अगर ये कोर्ट में जाएगा कोर्ट इसको कैंसिल कर देगा, बट फिर भी इसने फियर क्रिएट किया है कि इस लॉ के बिहाफ पे हम किसी को अरेस्ट करते हैं, कोर्ट के अंदर केस चलेगा, तब तक तो हम जेल में रख सकते हैं, उसको हैरेस कर सकते हैं। नाउ स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है? पहले ब्रिटिशर मैरिज, ये स्पेशल मैरिज एक्ट लेके आए थे, ये हुआ था शायद 1820 या 1830 में हुआ था। उसके बाद फिर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में इसका फिर अपग्रेडेड वर्जन हुआ, अमेंडमेंट हुआ।
तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट कहता है कि दो लोग दोनों डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग कर रहे हैं, उनको अगर मैरिज करना है तो उसके लिए उनको अपने रिलीजन को चेंज करने की जरूरत नहीं है. सो स्पेशल मैरिज एक्ट इज a civil law enacted in 1954 that allow solemnization of marriage between any two individual without religious custom, ritual और ceremonial requirement. यानी आप अपने रिलीजन को बिना चेंज किए भी दूसरे रिलीजन के साथ मैरिज कर सकते हैं. आप जब सेम रिलीजन के दो लोग होते हैं और मैरिज करते हैं तो वो पर्सनल लॉ के अंदर आएगा. स्पेशल मैरिज एक्ट क्रिटिकली क्रिएट प्रोविजन फॉर मैरिज ऑफ इंटरफेथ कपल विदाउट रिलीजियस कन्वर्जन. Fundamental difference between civil marriage under special marriage act when compared to marriage under personal law. स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आपका मैरिज हो गया और उसके बाद हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में रिलेशन क्या होगा इसके प्रोविजन पे डिपेंड करेगा. पर्सनल लॉ के अंदर आपका मैरिज हो गया, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में क्या रिलेशन होगा इसके प्रोविजन पे डिपेंड करेगा. जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, हिंदू में अगर मैरिज होता है तो उसको कहा जाता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जन्म जन्म का साथ है, 7 जन्म का साथ है. बट इस्लाम के अंदर मैरिज होता है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है. उसमें कहा गया कि अगर हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को डिवोर्स देना चाहें तो डिवोर्स दे सकते हैं एंड दे विल बी कंप्लीटली सेपरेटेड. सो हिंदू के लॉज के अंदर अलग प्रोविजन है, मुस्लिम्स के लॉ के अंदर अलग प्रोविजन है. सो दिस वाज अ स्पेशल मैरिज एक्ट इंटरफेथ मैरिजेस के लिए हम लेके आए थे 1954 में. नाउ एक क्वेश्चन है जो इसके ऊपर मैंने फ्रेम किया है. तो लास्ट टाइम जैसे आपने किया था वैसे ही अभी 5 to 7 मिनट्स में आप ट्राई करो इसको लिखने का, फिर आगे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि वी एज ए सोसाइटी आर स्टिल क्लूलेस ऑन हाउ टू डील विथ मिक्स्ड मैरिजेस. हाउ फार डू यू अग्री विथ अबोव स्टेटमेंट. तो इसको आप एक बार लिखने का ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं. तो विद इन 5 to 7 मिनट्स में फिर हम डिस्कस करेंगे. ओके, आइए सबने लिख लिया होगा तो हम इसको अब डिस्कस कर लेते हैं. तो जब भी कोई क्वेश्चन को आप देखो तो पहले ये देखो कि उस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है और उस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टिव क्या है. तो कीवर्ड ये कहता है कि मिक्स मैरिज इसके अंदर कीवर्ड है. तो इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब है कि इंडियन सोसाइटी अभी भी उसको पता नहीं है कि मिक्स मैरिज के साथ कैसे डील करना है. जैसे इंटरकास्ट मैरिज है, इंटर रिलीजियस मैरिज है, इंटररेशियल मैरिज है, क्या हम उसको अप्रिशिएट करें, सेलिब्रेट करें या हम उसको क्रिटिसाइज करें. क्रिटिसाइज करें भी तो किस वे में, वर्बल वे में क्रिटिसाइज करें, वायलेंट वे में क्रिटिसाइज करें. सो इंडियन सोसाइटी को भी पता नहीं है कैसे हम मिक्स मैरिज के साथ डील करें. तो ये कीवर्ड है. और हाउ फार डू यू अग्री, आपको कहां तक लगता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है. आपको 0% लग सकता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, 100% लग सकता है या फिर 50% लग सकता है करेक्ट है. सो मीन्स हाउ फार डू यू कंप्लीटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट, do you don't agree with this statement, do you partially agree with this statement. So how far do you agree, ये है आपका डायरेक्टिव. कीवर्ड आपको बताएगा what you have to write in the answer और डायरेक्टिव आपको बताएगा how you have to write in the answer. अब इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए. तो हर एक आंसर को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करो, डेट इज इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन के अंदर की वर्ड को आपको एक्सप्लेन करना है. तो मिक्स मैरिज क्या होता है. सो मिक्स मैरिज इज अ मैरिज बिटवीन डिफरेंट सोशल यूनिट. इट कैन बी इंटररेशियल, इट कैन बी इंटररिलीजियस, इट कैन बी इंटरकास्ट. कुछ फैक्ट्स आप दे दो कि इंडिया में मिक्स मैरिजेस कितने होते हैं, कौन से स्टेट में, कौन से रिलीजन में, इंटरकास्ट मैरिजेस कितने हैं, इंटररिलीजियस मैरिज कितने हैं. गिव सम फैक्ट. इंट्रोडक्शन के अंदर आपको डेफिनेशन देना है, इंट्रोडक्शन के अंदर फैक्ट देना है. बॉडी के अंदर इंडियन सोसाइटी क्यों रजिस्ट करता है मिक्स मैरिज को, और इसको आप वेस्टर्न सोसाइटी के साथ कंपेयर करो. इंडियन सोसाइटी में जब हम किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसका सोशल आइडेंटिटी पिक्चर में आता है. वेस्टर्न सोसाइटी में जब हम किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं
उसका इंडिविजुअल आइडेंटिटी पिक्चर में आता है। जैसे कि इंडिया में अगर मैरिज के लिए हम जा रहे हैं तो पहले हम पूछेंगे कि ओके, लड़के के माँ बाप क्या करते हैं, लड़के का गांव में जमीन कितना है, लड़के के दादा क्या करते थे और उनका ओवरऑल नेचर कैसा था। तो पहले हम पूरे उसके फैमिली बैकग्राउंड, उसके कास्ट, उसके रिलीजन बैकग्राउंड के बारे में वेरीफाई कर लेंगे एंड देन वी विल आस्क कि ओके, लड़का क्या कर रहा है या लड़की क्या कर रही है। तो पहले आपका सोशल आइडेंटिटी आता है, बाद में आपका इंडिविजुअल आइडेंटिटी आता है। बट अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी का केस लेते हो तो पहले वहां पे इंडिविजुअल आइडेंटिटी आता है। आप क्या करते हो, वेदर आप अच्छे हो या आप खराब हो। ये गारंटी नहीं है कि आपके पेरेंट अगर बहुत अच्छे हैं तो आप भी बहुत अच्छे होंगे, या आपके पेरेंट खराब हैं तो आप भी खराब होंगे। चेंज भी हो सकता है। तो वेस्टर्न सोसाइटी इंडिविजुअल के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देता है, इंडियन सोसाइटी सोशल आइडेंटिटी के ऊपर ज्यादा दे रहा है। तो इंडियन सोसाइटी क्यों रेजिस्ट करता है? फर्स्ट, हम मैरिज को ऐसे स्टेटस के साथ देखते हैं, प्रेस्टीज के साथ देखते हैं। दूसरा, बहुत जगह पे रूरल एरिया में वहां पे उतना एजुकेशन नहीं है, लोगों के थॉट उतने मॉडरेट नहीं है। सो एज ए रिजल्ट लोग अभी भी मेडिवल वे में सोचते हैं और जिसकी वजह से इसको अपोज करते हैं। आपका व्यू क्या है? मिक्स मैरिज को क्या आप सपोर्ट करते हो, अपोज करते हो? हमेशा आपका जो व्यू होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपका व्यू हमेशा मॉडरेट होना चाहिए, रेडिकल व्यू नहीं होना चाहिए कि ओके इन मिक्स्ड मैरिजेस को कंप्लीटली प्रमोट करो। नो, दिस इज आल्सो रेडिकल व्यू। मिक्स मैरिज को बिल्कुल भी प्रमोट ना करो, ये भी रेडिकल व्यू है। आपको ऐसा कहना चाहिए कि ये सब हमें इंडिविजुअल पे छोड़ देना चाहिए जो लोग मैरिज कर रहे हैं। अगर उनको लगता है करना चाहिए तो वो करेंगे, नहीं लगता है तो नहीं करेंगे। तो योर व्यू शुड बी मॉडरेट। इंडियन सोसाइटी में हमें क्या रिफॉर्म करना है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या रिफॉर्म करना है, इंडिया के लॉ में क्या रिफॉर्म करना है, सो दैट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। जैसे इंडियन सोसाइटी में ज्यादा अवेयरनेस लेके आना चाहिए, हमें इंडिविजुअल के लिबर्टी के बारे में सोचना चाहिए। पॉलिटी के अंदर हमें ऐसे लॉ बनाने चाहिए जिसके थ्रू गलत वे में किसी का अरेस्ट ना हो, गलत वे में किसी का हैरेसमेंट ना हो। जैसे जल्दी से जल्दी कोई किसी के ऊपर अगर चार्ज भी है कि ये लव जिहाद कर रहा है तो जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो, उसका पनिशमेंट हो। बट 5 साल 10 साल तक कोर्ट में ही केस पेंडिंग रहेगा तो ये कैसे चलेगा? पॉलिटिकल पार्टीज को हमें प्रेशराइज करना चाहिए कि आप अगर रिलीजन को इलेक्शन में यूज करोगे, अपने पॉलिटिकल एजेंडा में यूज करोगे तो आपके पार्टी को हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। एंड हमें फॉरवर्ड लुकिंग क्यों होना चाहिए कि वर्ल्ड के हम अभी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। अगर इंडिया फॉरवर्ड लुकिंग नहीं होगा तो ये सारी जो बैकवर्ड थिंकिंग है हमें पीछे लेके जाएगी और जिसकी वजह से वर्ल्ड में हम अपने आप के लिए एक बेटर स्पेस नहीं बना पाएंगे। अरब कंट्री में जो मिक्स मैरिज को लेकर रिस्पॉन्स होता है उससे तो हम काफी बेटर जगह पे हैं अरब कंट्री में, तालिबान में जो होता है, बट हमें और बेटर बनना है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर डेफिनेशन, बॉडी के अंदर मेन पार्ट एंड कंक्लूजन के अंदर आपका अपना ओपिनियन। तो इस वे में इस आंसर को आप लिख सकते हो। इंटरफेथ मैरिजेस रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ पे आ सकते हैं? GS1, GS2 किसी में भी आ सकते हैं। GS1 के अंदर सोसाइटी का सेक्शन है, उसके अंदर भी इंटरफेथ मैरिज आ सकता है। और जनरल स्टडी 2 में सोशल जस्टिस का सेक्शन है तो उसके अंदर भी इंटरफेथ मैरिजेस आ सकता है। तो इट कैन बी GS1, GS2 दोनों में। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरफेथ मैरिजेस इन इंडिया और मिक्स्ड मैरिजेस इन इंडिया। कुछ आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको डाउट नहीं है तो आप लॉग आउट कर सकते हैं।